नमस्कार। ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास से आगे हम बढ़ते हैं और जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी आपसे बताया था कि हम अगली क्लास में उद्देशिका पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने संविधान सभा क्या है, संविधान किस तरह से बना और उसके स्रोत क्या क्या थे, इस पर जो है चर्चा किया। अब आगे जो है हम उद्देशिका पर चर्चा करेंगे। जब हम किसी भी विधि या अधिनियम या संविधान का निर्माण करते हैं तो उसके कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को आधार बना करके, उन सिद्धांतों को आधार बना करके हम किसी विधि या संविधान का निर्माण करते हैं। विधि के निर्माण का जो दायरा होता है वो एक विशेषीकृत समस्या के लिए होता है, विशेषीकृत समस्या के समाधान के लिए होता है। लेकिन किसी भी देश के संविधान का जो निर्माण होता है वो दूरदृष्टि को, दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है कि आने वाले समय, वर्तमान समय और जो बीता हुआ समय है उसमें वो किस तरह से सामंजस्य बनाए, देश की जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों में किस तरह से वो सामंजस्य बनाए, इस बात को ध्यान में रख करके किसी भी देश का संविधान बनाया जाता है। जब हम उद्देशिका की बात करते हैं तो उद्देशिका का अर्थ है कि उद्देश्य को प्रकट करने वाला, करने वाली या करने वाला। उद्देशिका या प्रस्तावना, जब हम किसी भी विषय वस्तु पर जाते हैं तो उसकी एक आउटलाइन हमारे दिमाग में होती है कि इन इन विषयों पर हमको जो है, जैसे निबंध लिखना है तो हम एक प्रस्तावना, एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उसके बाद एक प्रस्तावना देते हैं जिसमें पूरे विषय वस्तु का परिचय होता है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भी पूरे संविधान का जो है परिचय है, विषय वस्तु है, संक्षेप में सार है। या ये कह लीजिए कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसीलिए के.एम. मुंशी ने जो है उद्देशिका को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री कहा। मोहम्मद एम. हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में इसको जो है संविधान की आत्मा कहा। तो अगर संविधान की आत्मा जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर उद्देशिका आपका जो है जवाब होना चाहिए। और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सही जवाब होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा माना। उद्देशिका वाद योग्य नहीं है, यह संविधान का एक अनिवार्य अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसी स्तर पर जब कि संविधान की आत्मा इससे प्रभावित है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, वह प्रभावित ना हो। ऐसा जो है केशवानंद भारती के मामले में किया गया है। जहां भारतीय संविधान की भाषा अस्पष्ट हो और लोगों उसके निर्वचन में दिक्कत हो कि क्या होना चाहिए, उस दशा में भारतीय संविधान में जो उद्देशिका दी गई है वो काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, ऐसा मानना है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब उद्देशिका का जो विचार सबसे पहले दुनिया में यूएसए के संविधान से में आया, मतलब यूएसए ने सबसे पहले जो अपना लिखित संविधान दुनिया का बनाया उसमें उद्देशिका को शामिल किया। तो उद्देशिका को शामिल करने वाला पहला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका था और दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाने का श्रेय भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। जब तो इस तरह से जो विचार लिया गया वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। ये स्वाभाविक सी बात है कि अब जो भी उद्देशिका
अपने संविधान में शामिल करेगा उसका विचार जो है कहाँ से प्रेरित माना जाएगा, यूएसए से माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उद्देशिका को उन्होंने अपने संविधान में शामिल किया गया। उद्देशिका की जो भाषा है वो जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। अब उद्देशिका का जो स्रोत है भारतीय संविधान में वो है भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य था या जो मूलभूत मोटो था वो ये था कि संविधान का आधार क्या हो, नागरिकों के लिए क्या अधिकार हो, क्या कर्तव्य हो, किस तरह की शासन प्रणाली भारत के लिए हम चाहते हैं, आज बातों की एक रूपरेखा जो है उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया, जो बाद में उद्देशिका का जो है मूल आधार बना, या उद्देशिका इसी के आधार पर उद्देशिका का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पिछली कक्षा में भी इस पर हमने बात किया था, और व्यापक गतिरोध के कारण अर्थात मुस्लिम लीग के राजनीतिक गतिरोध के कारण, उसके विरोध के कारण ये तत्काल जो है पास नहीं हो सका, बल्कि कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ, और इसी के आधार पर अर्थात इसी की शब्दावली का इस्तेमाल करके उद्देशिका जो है बनाई गई। उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बना करके, उसकी शब्दावलियों को आधार बना करके ही उद्देशिका का निर्माण किया गया भारतीय संविधान में। अब भारतीय संविधान में अभी तक जितने भी बातें हमने आपसे बताई, ये सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसमें एक बार ही संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन करके या इसमें जो बदलाव किया गया है वो एक बार ही किया गया है। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है बदलाव किया गया। इसमें से कोई शब्द निकाले नहीं गए, बल्कि 3 नए शब्द जो है इसमें शामिल कर दिए गए। जो मूल संविधान की उद्देशिका थी उसमें 3 नए शब्द शामिल किए गए। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये शब्द क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है शामिल किया गया। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम भारतीय संविधान में दी गई उद्देशिका के प्रमुख उद्देश्यों की तरफ, प्रमुख विशेषताओं की तरफ जो है जाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग शब्दावली जो है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, इस तरह की शब्दावली का यूज भी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देशिका है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। हम भारत के लोग अर्थात भारत में जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? भारत के लोगों में निहित है। भारतीय जनता में भारतीय संविधान के द्वारा संप्रभुता निहित की गई है। अर्थात शासन की स्थापना जनता के द्वारा या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी और उनके द्वारा ही शासन का संचालन किया जाएगा। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में बताया गया है कि भारत एक संप्रभु संपन्न या प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। संप्रभुता का सिद्धांत जो है जीन बोंदा ने दिया था। जीन बोंदा प्रसिद्ध दार्शनिक, राजदार्शनिक थे, इन्होंने दिया था। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत जो है या कोई भी राष्ट्र, राज्य अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में वह स्वतंत्र होगा, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। भारत भी अपने सभी मामलों में जो है क्या है, आंतरिक चाहे बाह्य,
वो सभी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो राष्ट्रीय नीति हो, चाहे विदेशी नीति हो, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक निर्णय हो, या जो है सामरिक या रक्षा से संबंधित मामले हो, सभी मामलों में जो है भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी भी तरह का बाह्य और आंतरिक दबाव नहीं डाला जा सकता है। अगला जो शब्द है जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया वो है समाजवादी शब्द। समाजवाद का कोई एक विशिष्ट या जो है सारगर्भित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहाँ समाजवाद का अर्थ होता है कि भारत में जो आर्थिक संसाधन है और जो सामाजिक विकास है, राजनीतिक जो जागरूकता है, उसका इस तरह से कि उस विकास को इस तरह से किया जाए कि अंतिम व्यक्ति तक, अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। अर्थात आर्थिक जो वितरण है, आर्थिक असमानता को दूर किया जाए और उसका वितरण इस तरह से किया जाए कि उसका लाभ जो है गरीब से गरीब व्यक्ति को और देश के अंतिम छोर तक जो है पहुँचे। अगला जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत सरकार जो है सभी धर्मों के मामले में तटस्थ रहेगी। सभी धर्म के लोग को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने, पूजा करने, चाहे वो किसी भी तरह का जो है करते हों जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान ना पहुंचाती हो, उसको करने के लिए वो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगला है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। भारत ब्रिटिश शासन का बहुत लंबे समय तक जो है ब्रिटिश शासन के लंबे समय तक पराधीन रहा और उससे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके अलावा भारत में बहुत सारे राज्य और रजवाड़े थे। उन सारी चीज़ों को अर्थात राजतंत्र और ब्रिटिश शासन को हटा करके हमने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू किया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब है कि जहां शासक और शासित दोनों जनता के द्वारा निर्धारित किए जाएं, अर्थात जनता के चुने हुए सदस्य विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों में मौजूद होते हैं, जो देश के लोगों के लिए अर्थात जो उनको चुनते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं और विधियों का निर्माण करते हैं। और हर 5 साल के बाद जनता जो है अगर अच्छे कार्य है तो उनको आगे जारी रखती है, नहीं तो फिर जो है उनको हटा सकती है। अर्थात जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, जनता में ही है। जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होती है अपने द्वारा चुने हुए लोगों के। अब लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा जो है मानी जाती है अब्राहम लिंकन साहब की, परीक्षा में भी ये अक्सर पूछा जाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ये बहुत ही फेमस उनका वाक्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये सबसे अच्छी लोकतंत्र की परिभाषा मानी जाती है कि जहां शासन और शासित दोनों ही जनता हो। अगला है भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अलावा एक गणतांत्रिक राष्ट्र भी है, गणराज्य भी है। और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है या इसका ये अर्थ है कि जो राष्ट्र का प्रधान होगा या राष्ट्र का जो प्रमुख होगा उसका पद वंशा अनुगत नहीं होगा, बल्कि वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होगा। भारत में शासन के 2 रूप देखे जा सकते हैं, 2 प्रमुख। एक तो राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख ये राष्ट्रपति होता है। इसी के नाम पर भारत शासन का समस्त कार्य जो है संचालित किया जाता है। दूसरा होता है शासन का प्रमुख।
शासन का प्रमुख, ये प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद समस्त कार्य जो होते हैं देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, सामरिक, विदेशी, सबका संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने समस्त जो दायित्व हैं और कर्तव्य हैं वो का निर्वहन राष्ट्रपति के नाम पर करता है, अर्थात उसके आज्ञा से ही समस्त दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन वो करता है। तो इस तरह से भारत जो है एक गणतांत्रिक देश है, अर्थात जो राष्ट्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 तरह के न्याय की बात भारतीय संविधान में की गई है। 3 तरह के न्याय की बात भारतीय संविधान की उद्देशिका में की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो ये उद्देश्य जो है वो विफल हो जाएगा। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि हम या भारत की जो शासन व्यवस्था है या भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की बात की गई है उसका अभिप्राय है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव हैं, जो विभेदीकरण है, चाहे वो लिंग हो, जाति हो, धर्म हो आदि को जो है दूर किया जाए, तमाम तरह की असमानताओं को खत्म किया जाए और सामाजिक एकता और समरसता स्थापित की जाए, ऊंच नीच के भेदभाव को भी समाप्त किया जाए। तो ये हो गया सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को का इस तरह से विकास हो, आर्थिक विकास किया जाए कि वो जो है अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसे जो है नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्वरोजगार, रोजगार, व्यापार, बिजनेस आदि करने की जो है पूरी स्वतंत्रता हो। उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन जाति, धर्म, लिंग या स्थान आदि के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आर्थिक न्याय की बात हम करते हैं। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक जागरूकता के बिना आर्थिक और सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक शासन प्रणाली है, उसमें सभी वर्ग, समुदाय, लिंग आदि को भाग लेने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है राजनीतिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगा। मतदान के द्वारा, किसी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर, चुनाव लड़ करके आदि के द्वारा जो है वो अपना राजनीतिक उत्थान कर सकेगा। इसीलिए भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो पंचायती राज है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति, ओबीसी और महिलाओं आदि को जो है आरक्षण दिया गया है ताकि जो है सबकी भागीदारी राजनीतिक रूप से सुनिश्चित हो सके और राजनीतिक जो जागरूकता है वो आ सके। अगला जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कुल 5 प्रकार की यहाँ स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अगर भारतीय संविधान के भाग 3 में आप देखेंगे तो विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि से संबंधित आपको जो है अनुच्छेद दिखाई पड़ेंगे, मूल अधिकार
वाले भाग में, भाग 3 जो मूल अधिकार है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। उसका हमें जो है पहले से ही उल्लेख कर दिया गया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात जो है उद्देशिका में की गई है। विचार, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के विचार जो हों वो धार्मिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, लेकिन ये विचार और जो अभिव्यक्ति है वो देश की एकता और अखंडता और सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगाड़ने वाला ना हो, अर्थात उसको नुकसान ना पहुंचता हो। अगर पहुंचता है तो इस पर जो है निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। धर्म, उपासना और विश्वास की बात जो है की गई है। भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ये पहले ही उद्देशिका में घोषित कर दिए गए। अर्थात भारत का कोई जो है धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। फिर 2 तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, और अवसर का मतलब होता है कि आपको सभी प्रकार के अवसर दिए जाएं जिससे आप अपना जो है सर्वांगीण विकास कर सकें, अर्थात नियोजन में, राजनीतिक रूप से आदि में भी जो है आपको समानता जो है दी जाए। इसको हम आप और हम अवसर की समानता कहते हैं। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, जिसमें जो है अवसर की समानता की बात की गई है। अब ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं इस पर चर्चा करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम भारत के लोग भारतीय संविधान को किसको अंगीकृत करते हैं, किसको आत्मर्पित करते हैं और किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? भारतीय जनता के द्वारा। तो आखिरी जो लाइन है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। किसको? भारतीय जनता को, अर्थात भारत की जनता ने जो है इसको अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और उसी को, भारतीय संविधान को, उसी को आत्मर्पित भी किया गया। और इस तरह से भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम जो है विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये जो है उद्देशिका आपकी हुई, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका ये जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? एक बार रिपीट कर देते हैं सारी चीज़ों को। उद्देशिका का विचार लिया गया यूएसए से। उद्देशिका की जो भाषा है वो प्रभावित है किससे? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है। उद्देशिका का स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और मुस्लिम लीग के विरोध और राजनीतिक गतिरोध के कारण ये तत्काल पास नहीं हुआ, बल्कि कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। और भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें एक बार संशोधन या परिवर्तन किया गया, और उसमें से कोई नए शब्द निकाले नहीं गए, बल्कि उसमें 3 नए शब्द शामिल किए गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है नए शामिल किए गए। और ये संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोगों से होता है। हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है वो भारतीय जनता में निहित है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है
कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए। समाजवादी का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों का इस तरह से वितरण किया जाए कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ जो है पहुंच सके। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत धर्म के मामले में तटस्थ है। यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक उपासना करने और धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक देश है भारत। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना, अर्थात शासक और शासित दोनों ही कौन होंगे, जनता होगी। गणतंत्र की बात करता है, अर्थात जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा उसका पद वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसके प्रतिनिधि जो है राष्ट्र के प्रमुख होंगे और एक समय अवधि के बाद जो है ये चुनाव फिर होगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार चुना जा सकता है, लेकिन राजा का बेटा राजा, ये सिद्धांत जो है इसमें लागू नहीं होता है। 3 तरह के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी प्रकार के सामाजिक भेदभावों को खत्म किया जाए, दूर किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो आर्थिक संसाधन है उसका विकास इस तरह से हो कि सबका जो है सबका आर्थिक उत्थान हो सके, अर्थात अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुंच सके। राजनीतिक न्याय का मतलब राजनीतिक भागीदारी से है, राजनीतिक जागरूकता से है। इसीलिए भारत में जो है मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मतदान कर सकते हैं। किसी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है वह मतदान कर सकता है और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, कोई भी संगठन बना सकता है। उसके लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रतिबंध नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) फंडामेंटल राइट में दिया गया है, लेकिन इस पर भी निर्बंधन है। और वो निर्बंधन किस प्रकार का है कि आप देश की ऐसे विचार और अभिव्यक्ति नहीं व्यक्त कर सकते हैं जो देश की एकता और अखंडता को नष्ट करती हो। धर्म और विश्वास और उपासना की बात करते हैं। इसके अलावा समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हम करते हैं। प्रतिष्ठा मतलब सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठा के अलावा अवसर मतलब लोक नियोजन में अवसर की बात की गई है, जिससे आर्थिक जो है हमारा उत्थान हो सके। अनुच्छेद 16 में जो है स्पष्ट किया गया है अवसर को। अब इसको हमने जो है भारतीय जनता ने या हमने जो है कब अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को इसको जो है अंगीकृत किया गया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो राज्य, संघ और राज्य होगा, जिसको कि हम आपसे कल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।